लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ये लिखो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 20 minutes for 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. ठीक है जी, कुछ वैल्यूज भी गिवन है। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 4 इज इक्वल टू 0.6021. सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसको 20 मिनट लगते हैं 25% कंप्लीट होने में। ठीक है, 20 मिनट में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो जाएगी? 25%। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, 25% रिएक्शन 20 मिनट में हो जाती है, तो 75% रिएक्शन कितने टाइम में होगी ये बताना है आपको। ठीक, तो देखो इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें दो केस हैं, एक तो वो जब रिएक्शन 25% हो रही है और एक ये जब रिएक्शन कितना हो रहा है 75%। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, इधर हम ले रहे हैं 25% वाला केस, फॉर 25% डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूं फॉर 75% डिकम्पोजिशन। बताना क्या है हमको? टाइम ही तो बताना है। तो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 2.303 अपॉन के लॉग C0 अपॉन CT। बोलो यस और नो। अब हमारे पास अगर C0 हो, CT हो, K हो तो हम टाइम निकाल देंगे। तो C0 तो कहीं दे नहीं रखा, तो C0 को हम मान लेंगे। लेट C0 कितना मान लिया? 100। ठीक है, और CT कितना मान लिया? 75% रिएक्शन जब हो जाएगी तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? अगर मान लो हमने 100 मोल पर लीटर लिया है, 100 मोल लिए तो रिएक्शन 75% हो गई, तो फिर कितना बचेगा हमारे पास? 75, वो 25 बचेगा। 100 माइनस 75 यानी कि 25। तो CT कितना आ जाएगा आपका? 25 मोल। अगर मोल पर लीटर में लेके चले तो ऐसे मान लीजिए ऐसे ही आप यहाँ पे ले लीजिए। लेट C0 कितना मान लेंगे? 100, और फिर CT कितना हो जाएगा आपका, मुझे बताओ जरा। क्योंकि 25% रिएक्शन तो हो गई, 100 में से 25% मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो कितने बचेंगे आपके? 75। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग दिस डेटा वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K, और उस K का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, C0 और CT यहाँ से लगा देंगे, टाइम निकल जाएगा हमारा। सही है ना? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? K। तो K के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? वही फॉर्मूला है 2.303T log C0 अपॉन CT। तो 2.303। अब देखो टाइम अगर मिनट में दे रखा है तो आप मिनट में लगाओ, आपका टाइम भी वहां मिनट में निकल के आएगा। सेकंड में दे रखा है तो आप सेकंड में लगाइए, वहां टाइम सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स, और log C0 का वैल्यू कितना होगा? 100। ठीक है, टाइम यहाँ पे कितना है? 20, और ये कितना हो जाएगा? 75। तो ये 2.303 log, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 3 जा 25 4 जा, तो 4/3। इसको हम क्या कर देंगे? 2.30320, इसको क्या लिख सकते हैं? log 4 माइनस log 3। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 2.30320, और log 4 का वैल्यू कितना है आपका? द वैल्यू ऑफ log 4 इज गिवन देयर, वो है 0.6021 माइनस 0.4771। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा आंसर मैं तो बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 1.439 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। भाई K का है,
तो k का यूनिट वैसे सेकंड इनवर्स होता है, बोलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब ये कहो कि यार टाइम मिनट में कितने, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दैट इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 और ये 1.439 10 टू पावर माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा log C0 कितना है 100 और ये कितना हो जाएगा 25। तो फाइनली ये हो जाएगा 2.303 1.439 10 टू पावर माइनस 2 और ये क्या बचेगा ऊपर log 4 है ना, और इसको तो ये हो जाएगा 1.439 10 टू पावर माइनस 2। द वैल्यू ऑफ log 4 इज गिवन देयर, तो 0.6021। नाउ यू विल सॉल्व दिस योरसेल्फ। 96.51 मिनट, दैट इज योर आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो तो, हाँ पक्का, चलिए नोट करो फटाफट। A first order reaction takes 30 minutes for 50% completion. Full stop. Calculate the time required for 90% completion of the reaction. That is your question. देखो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको 30 मिनट लगती है 50% कंप्लीट होने में। कैलकुलेट द टाइम व्हेन 90% रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो 90% होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर 50% डिकम्पोजिशन एक ले लेंगे केस किसका 50% डिकम्पोजिशन का, और इधर फॉर 90% डिकम्पोजिशन। ठीक है जी। कैसे करेंगे, C0 आप कितना मानेंगे 100, CT 50% रिएक्शन खत्म हो गई, यानी कि जितना लिया था उसका 50% तो प्रोडक्ट में ही चेंज हो गया, तो CT कितना बचेगा आपके पास 50। और यहाँ पे आप देखो C0 कितना है, वो तो 100 ही रहेगा भाई, जितना रिएक्टेंट शुरू में लिया था वो तो उतना का उतना ही है, चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो। और CT कितना हो जाएगा, CT क्योंकि 90% रिएक्शन तो हो गई, 90% ऑफ द रिएक्टेंट हैज ऑलरेडी चेंज इनटू द प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 10, 100 में से 90 जाएगा तो 10, ये हो जाएगा आपका CT। हमें तो टाइम बताना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है आपका 2.303 K log C0 upon CT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। तो K हम यहाँ से पता करेंगे, है ना, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। 2 मिनट रुक जाइए। 2.303 T log C0 upon CT। अब ये क्या हो जाएगा 2.303। टाइम कितना लग रहा है इधर बताओ जरा, 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 30 log 100 upon 50। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 और log 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके, तो 2.303 30 और log 2 की वैल्यू 0.3010। वैसे क्वेश्चन में दी होती है log 2, 3, 4, 5 की वैल्यू, तो आप याद भी कर सकते हैं, लर्न कर लो, ठीक है, कीप देम इन योर माइंड। तो सीधा सीधा याद करो। तो इसका आंसर आएगा 0.0231। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ये आ रहा है, ओके का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 और ये 0.0231 log C0 कितना है 100 और यहाँ पे 10, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से। एक सेकंड रुको, 2303 और 0.0231 और log 10 बचेगा, और log 10 का वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 2.303 और 0.0231 log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको सॉल्व कर लेना। 99.69 आ रहा है, ठीक है, 99.69 मिनट।
देखो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन कैलकुलेशन, वो तो खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज टाइम, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिखिए, प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction, 90% of the reaction। इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन बोर्ड, है ना, 2-3 टाइम्स आ चुका है पेपर में ये, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देखो पहले, वो कह रहा है प्रूव करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन के 99% होने में जितना टाइम चाहिए वो टाइम क्या होगा, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन है, उसके 99% होने में जितना टाइम लगा और उसके 90% होने में जितना टाइम लगा, तो उसके 90% होने में जितना टाइम लगा है उसका 2 गुना टाइम लगेगा 99% होने में। नहीं समझ पा रहे? किसी रिएक्शन के 99% होने में लगने वाला टाइम उसी रिएक्शन के 90% रिएक्शन के में लगने वाले टाइम के 2 गुने के बराबर है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव्ड। तो हमको प्रूव करना है कि T 99%, जैसे हाफ लाइफ टाइम को T 50% लिख देते हैं, वैसे 99% रिएक्शन के में होने वाला टाइम मैं क्या लिख देता हूँ, T 99% मल्टीप्लाई T 90%। ये हमको प्रूव करके लाना है कि किसी रिएक्शन के 99% में होने में जो टाइम लगा है वो 90% रिएक्शन में लगने वाले टाइम के डबल के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहां भी आप 2 केस बनाइए। देखो यहां पे मैं ले रहा हूं इन केस ऑफ 90% कंप्लीशन, यहां रिएक्शन कितनी हो रही है 90%, और यहां पे हम ले रहे हैं इन केस ऑफ 99% कंप्लीशन। ठीक है जी, अगर मैं C0 100 मानूंगा तो CT कितना होगा, 90% रिएक्शन हो गई तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो CT कितना होगा 10। और यहाँ पे अगर मैं C0 100 लेता हूं तो CT कितना हो जाएगा 1। ठीक, 99 उसमें प्रोडक्ट में चेंज हो गई। टाइम की बात हो रही है तो टाइम मैं निकालता हूं, T = 2.303 K log C0/CT, दैट इज द फॉर्मूला। बोलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.303, अच्छा टाइम को मैं, क्योंकि 90% में लगने वाला टाइम हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T 90% और K को K ही रहने दो, log 100/10। बोलो, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2.303 K और ये हो जाएगा log 10। बोलो, और log 10 का वैल्यू कितना होगा 1, तो 2.303 K, 1 को मैं अब लिखता नहीं हूं मल्टीप्लाई करके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या आ गया T 90% आ गया 2.303/K। ठीक है, सिमिलरली वी विल गेट वन इक्वेशन फॉर 99% कंप्लीशन। देख लो इधर, बाद में नोट कर लेना। तो T 99% कैसे निकालेंगे, 2.303 K log C0/CT, तो ये हो जाएगा 2.303 K 100/1, तो 2.303/K। क्यों भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 को 10 to the power 2,
और ये फाइनली हो जाएगा 2.303 के। और 10 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई बताओ log 10 to the power 2, इट कैन बी रिटन 2 log 10, है ना, 2 आ जाएगा। तो log 10 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो उसको छोड़ ही दो। तो फाइनली हमारे पास आ गया 2.303 के, और ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये टाइम है कौन सा, 99% रिएक्शन में लगने वाला टाइम। तो दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका T 90% और अपॉन ये क्या हो जाएगा T 99%। ठीक है सब, ये 90%, ये 99%, तो ये कितना है आपका उधर, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और ये 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई 2। हाँ भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से। और जो आपका 2 है यहाँ पे 2, ये ऊपर क्या रह जाएगा T 90% अपॉन T 99% 1/2। अरे बोलो, हमें तो T 99% बताना है, तो T 99% कितना हो जाएगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई T 90%। तो ये आपका प्रूव हो गया आ गया। बताओ जरा कोई दिक्कत हो तो इसमें, पक्का? तो बहुत ही आसान सा है, आपने पहले T 90% निकालना है, आसानी से T 99% निकालना है, दो इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखो, अब जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके, अभी कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन आपको दे देगा, लेकिन वहाँ कोई कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं होगी, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होंगे, और वहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, प्रेशर गिवन होगा सबका। उन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। अब आप ये मान के चलो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है और उसके ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फेज, और कोई हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, उसके प्रेशर। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि रिएक्शन इज दिस, ए से क्या बन रहा है, बी और सी बन रहा है, ये सबके सब कौन सी फॉर्म में, दे ऑल आर इन गैसियस स्टेट, सब गैसियस फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, T = 0 पे ये रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। अब आपने अगर इस रिएक्टेंट को किसी बर्तन में डाल दिया, किसी वेसल में, और रिएक्शन अभी शुरू ही हुई है, T = 0 का मतलब है रिएक्शन है जस्ट स्टार्टेड। तो इस केस में क्या बी और सी होंगे हमारे बर्तन के अंदर जिसमें भी रिएक्शन हो रही है? अभी तो नहीं होंगे। अभी जब थोड़ा टाइम गुजरेगा तब ए बनेगा, बी और सी में चेंज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो उस वेसल के अंदर जो शुरू में जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किस गैस का है? ए का ही तो होगा, क्योंकि बी और सी तो अभी बना ही नहीं है। जब बनेगा तब थोड़ा बहुत प्रेशर ये भी लगाएंगे। तो T = 0 पे प्रेशर क्रिएटेड बाई ए, मैं मान लिया P0, प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए इन एनी वेसल एट T = 0, अभी है ना, क्या मान लिया है, P0। और इनका प्रेशर क्या होगा शुरू में? 0, कुछ है ही नहीं, अभी तो रिएक्शन होने तो दो। तब ए से क्या बनेगा, बी और सी, और तब जाके ये दोनों भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। ठीक, T = T सेकेंड पे। अब एक चीज समझो कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होंगे, ए के मॉलिक्यूल तो कम होते जाएंगे और बी और सी के मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए, किसी बर्तन में अगर मान लो रिएक्शन चल रही है, जैसे सपोज करो यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, ऐसे क्या बन रहा है, B + C। तो शुरू में सारा प्रेशर किसने लगाया, ए ने, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी ए के मॉलिक्यूल खत्म होते जाएंगे और बी और सी के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए कम होता जाएगा और प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी और सी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि T = T सेकेंड पे ए के जो प्रेशर में कमी तो आएगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए घट रहा है ना, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए घटेगा और प्रेशर एक्सर्टेड बाई बी और सी बढ़ेगा। तो मान लो इसके प्रेशर में कितनी कमी आई है,
x कमी आ गई। तो अब इसका प्रेशर कितना है, P0 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ एक चीज समझो, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। इसका एक मॉलिक्यूल खर्च होगा, एक मोल खर्च होगा, तो इसका एक मोल बनेगा, इसका एक मोल बनेगा। तो अगर यहाँ प्रेशर में x कमी आएगी तो ये प्रेशर कितना लगाएगा x, और ये भी कितना लगाएगा x। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 होता तो मुझे 2x लगाना पड़ता, यहाँ 3 होता तो मुझे 3x लगाना पड़ता, उस हिसाब से काम होगा। तो इसके प्रेशर में कितनी कमी आई x, और इसका प्रेशर कितना लगा x, इसका कितना लगा x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैं 3 प्रेशर लेके चलूंगा यहाँ पे। एक तो P0, तो P0 क्या है, तो P0 है प्रेशर ऑफ A का ही तो प्रेशर है। P0 क्या है, A का प्रेशर, प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू 0 सेकेंड। बोलो यस और नो। एक मैं अब ले रहा हूं PA, ये PA क्या है, तो PA हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू T सेकेंड। मतलब ये इसको मैं क्या मान रहा हूं, PA। तो PA की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो क्या निकलेगी, P0 माइनस एक्स, है ना। तो A का प्रेशर घटने के बाद जितना रह गया उसे मैंने क्या मान लिया है, PA। एक और है PT क्या है, तो T इज इक्वल टू T सेकेंड पे इन तीनों का मिला के जितना प्रेशर बैठ रहा है, टोटल प्रेशर, वो क्या है, PT। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ ABC एंड C एट T इज इक्वल टू T सेकेंड। तो कुल मिला के हमारे पास 3 प्रेशर है। P0 क्या है, प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू 0। PA क्या है, प्रेशर ऑफ A एट T इज इक्वल टू T सेकेंड। और एक क्या है PT क्या है, इन सब का मिला के जो फाइनल प्रेशर आया वो है ये। अब हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, लेकिन मैं जरा इसको रफ कर देता हूं पहले। अच्छा चलो, अब एक चीज समझिए आप, कि आपका जो फॉर्मूला है टाइम कैलकुलेट करने का, जो एक जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर वाला, वो क्या है, 2.303 के लॉग C0 अपॉन CT। ठीक है। अब ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तब तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब प्रेशर गिवन हो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह मैं लगाऊंगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ लगाऊंगा फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, 2.3 के लॉग P0 PA। PT तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल थोड़ी लगाना है, CT तो फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का सिर्फ। तो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर कितना है, ये वाला P0 माइनस एक्स, जिसको हमने PA माना है। ठीक है, तो PA। अब अगर मुझे यहाँ फॉर्मूला डेराइव करना है तो मुझे PA का वैल्यू बताना पड़ेगा। तो PA का वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, वो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बात बताऊं, PA इज इक्वल टू क्या होगा, मैं बता चुका हूं आपको, PA इज इक्वल टू ये, इस प्रेशर को तो PA माना है हमने, तो ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स। मैं x की वैल्यू निकालूंगा पहले, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझो। अगर मेरे को PT निकालना हो तो कैसे निकलेगा, P टोटल क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ ABC, इन सबको जोड़ दो। रुक जाओ, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। P0 माइनस एक्स प्लस एक्स सब जोड़ दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू P0 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस P0। इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा देंगे आप, तो P0 माइनस ये हो जाएगा क्या, PT माइनस P0। अब ये हो जाएगा P0 माइनस PT प्लस P0, तो ये क्या हो जाएगा 2P0 माइनस PT, दिस इज PA। इस PA को उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 के लॉग P0, और ये हो जाएगा 2P0 माइनस PT की वैल्यू आ गई 2P0 माइनस PT। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ T, ये फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको बोल देगा इनिशियल प्रेशर इतना है और इतने टाइम के बाद टोटल प्रेशर इतना हो गया, टोटल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर उसने दिया P0, इनिशियल प्रेशर उसने दिया P0 और टोटल प्रेशर भी वो देगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आगे हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। लेकिन एक पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है यहाँ पे,
कि ये जो दिया गया है ना, ये जो फॉर्मूला हमने डेराइव करा है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस, जहां पे एक रिएक्टेंट हो, दो प्रोडक्ट हो, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो तो ही काम करेगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, कुछ और आ जाए, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो थोड़ा अलग होगा। सो यू बेटर टू डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एवरी टाइम। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मूला पहले डेराइव करेंगे। अब ऐसा नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है इसकी तरह, ये तो सब में काम कर रहा था, ये नहीं काम करेगा सब में। तो आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखनी है और बिल्कुल सेम टाइप से आपको फॉर्मूला डेराइव करना है। और वो फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है, इससे अलग भी आ सकता है, और देन वी विल पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, देन एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर। तो अभी आपने जो डेरिवेशन करा है उसके नीचे एक पॉइंट लिख दो जरा, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी हैव टू डेराइव द फॉर्मूला एवरी टाइम। फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वी हैव टू डेराइव द फॉर्मूला एवरी टाइम। हर बार हमें फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा, तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑर्डर thermal decomposition of N2O5 at constant volume। ठीक है, क्या डेटा गिवन है? पहले रिएक्शन लिखते हैं, 2N2O5 और 2N2O4 प्लस O2, ये सब के सब कौन सी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। टाइम सेकंड में है और दिस इज टोटल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे 0, 100, 0.5, 0.512। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। वो कह रहा था फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको हीट करके इसको डिकम्पोज करा दिया। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को हीट करके इसमें N2O4 और O2 में हमने डिकम्पोज कराया है, और ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि देखो, शुरू में जब टाइम 0 था तब प्रेशर कितना था? टोटल 0.5। तो ये प्रेशर किसका प्रेशर है मुझे बताओ जरा? ये सिर्फ इसका प्रेशर है N2O5 का, क्योंकि शुरू में तो प्रेशर सिर्फ इसी का होगा, ये तो होंगे ही नहीं शुरू में, तो ये तो बाद में बनेंगे। फिर 100 सेकंड के बाद जो टोटल प्रेशर है वो इतना है, तो इसका मतलब ये जो प्रेशर है ये इन तीनों का टोटल प्रेशर है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, क्या बताना है आपको? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आप यहाँ करता हूँ। देखो, तो के ही तो होगा रेट कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log C0 अपॉन CT होता है नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन प्रेशर के लिए हम इसे क्या लिखेंगे? 2.303 P0 अपॉन PA। अब PA की वैल्यू पहले हमें बतानी पड़ेगी, है ना? तो पहले मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 2N2O5 और ये क्या हो जाएगा? 2N2O4 प्लस O2। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे ही करते हैं जैसे हमने अभी फॉर्मूला डेराइव करा है। इसको मैं मानूंगा P0 0 0, यहाँ देखो बाद में नोट करना, T इज इक्वल टू T सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? यहाँ P0 माइनस एक्स होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ देखो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो
कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे 2, तब 2 मॉलिक्यूल इसके और 1 मॉलिक्यूल इसका बनेगा। तो यहाँ पे P0 माइनस 2x होगा क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, और यहाँ पे कितना आएगा 2x, और यहाँ पे क्या आएगा x। ठीक, अब सबसे पहले हमें PA बताना है, तो PA के लिए मैंने फॉर्मूला तुमको बताया। PA क्या होगा, ये होगा PA अब आपका। PA क्या होता है, PA होता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल टू T सेकेंड। तो P0 माइनस 2x, तो पहले x का वैल्यू बताएंगे PT का यूज करके। तो PT इज इक्वल टू क्या होगा, इन सबको आप ऐड कर देंगे, P0 माइनस 2x और ये भी x और प्लस x, तो ये इससे कैंसिल हो गया, सब जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू P0 प्लस x। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PT, और ये हो जाएगा इधर जाके PT माइनस P0। इस x की वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू P0 2, x के लिए क्या हो जाएगा PT माइनस P0, PT माइनस P0, तो ये हो जाएगा P0 2PT प्लस 2P0। अब ये इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3P0 माइनस 2PT, दिस इज PA। अब इस PA को उठा के लगा देंगे वहाँ हमारे मेन फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2.303 log P0 और दिस इज 3P0 माइनस 2PT। ठीक है, अब आप देखो टाइम कितना है 0 से 100 सेकेंड, तो T कितना हो जाएगा आपका वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2.303 100 log P0 क्या है इनिशियल प्रेशर, तो कितना प्रेशर है शुरू में 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई PT कितना है 0.512 ना, तो ये हो जाएगा 0.512। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 100 log 0.5, और ये नीचे कितना हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा 1.024। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 log 0.5, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.476। अब सुनो, ये वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी पेपर में। कैसे देगा, या तो इन दोनों का डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसकी log की वैल्यू दे देगा, या फिर आपको log 0.5 और log 0.476 की वैल्यू भी दे देगा, तो इनको माइनस कर देंगे, हम कर लेंगे ना, log 0.5 माइनस 0.6 है ना, तो वैसे हो जाएगा। तो वैल्यूज आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। मैं आपको सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ 4.98 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दी जाएंगी, तो इसके बारे में अभी आपको फिक्र नहीं करनी है। तो ये वैल्यूज का यूज करके आप सीधा यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा 4.98 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत है समझने में, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? ठीक।